YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस कोरोना काल में, इस संकट में, इस आपदा में कोचिंग संस्थान हो, स्कूल हो, ये कुछ दिन के लिए और नहीं खुलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हार कर बैठ जाना है या अपने दिमाग में नकारात्मक सोच पैदा कर लेनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। चांद भी कर्मरत रहता है, सूरज भी कर्मरत रहता है। कर्म से मधुमक्खी करती मधुदान। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन पथ पर कर्मरत रहते हुए ही लक्ष्य प्राप्ति का एक मुख्य उद्देश्य अपने अंदर पैदा करना। इसी कड़ी में आज हम जो शब्द है इसके बारे में चर्चा करेंगे। शब्द क्या है, ध्यान से सुनना, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। कोई आपसे पूछे कि व्याकरणिक इकाई कितनी, व्याकरणिक इकाई कितनी है, तो मैंने पहले भी बताया था कि व्याकरण के घटक 4 होते हैं। व्याकरण की इकाई भी 4 है, वर्ण है, शब्द है, पद है और वाक्य। हमने पहले वर्ण के बारे में बताया था, आज शब्द के बारे में। तो इसी शब्द के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं बदल बदल के। कोई आपसे पूछे कि भाषा की लघुतम सार्थक इकाई क्या है, तो उसका जवाब क्या है? पद। भाषा की लघुतम सार्थक। या फिर वो थोड़ा सा परिवर्तन करके पूछ ले कि अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम इकाई, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है कि लघुतम इकाई, उसने अर्थ के स्तर पर वो पहले बात लगा दी उसने, फिर पूछा लघुतम इकाई, तो अर्थ के स्तर पर भी भाषा की लघुतम इकाई क्या है? शब्द। शब्द की परिभाषा आपको पता है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब पहली बात, कोई आपसे पूछे कि अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, शब्द के भेद आपकी परीक्षा के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ के दिमाग में होता है कि अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, निरर्थक और सार्थक। लेकिन वो पुरानी बातें थी। अगर आज आपसे पूछे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, तो आपको बताने हैं 4। कितने बताने हैं? 4। एकार्थी, नंबर 2 अनेकार्थी, नंबर 3 पर्यायवाची, या इन्हीं को हम कहते हैं समानार्थी, नंबर 4 विलोम, विलोमार्थी, या विपरीतार्थी। यह है अर्थ के आधार पर शब्दों के 4। दूसरी बात यह है कि अगर वो आपसे पूछ ले सार्थक शब्दों के कितने भेद, एक एक शब्द पर ध्यान देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई ये कहे कि 5 मिनट का वीडियो बना दो, 5 मिनट में बच्चे सब तो सुन जाए, ऐसी बात नहीं। आप थोड़ा पढ़ लीजिए, लेकिन विस्तार से। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद, या आपसे पूछ ले सार्थक शब्दों के भेद, सार्थक शब्दों के। वाक्यांश के लिए जरूरी, कोई आपसे ये पूछे कि जिन शब्दों का कोई अर्थ हो उसके लिए एक शब्द, तो क्या है? सार्थक। सार्थक का विलोम पूछ ले तो क्या होगा? निरर्थक। सार्थक का विलोम पूछे तो क्या बताओगे? निरर्थक। जिसका कोई अर्थ हो सार्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक। तो सार्थक शब्दों के भी 4 भेद, अर्थ के आधार पर शब्दों के भी 4 भेद। एकार्थी का मतलब होता है जिन शब्दों के एक अर्थ, जिन शब्दों के एक अर्थ, जैसे
बुधवार है, सोमवार है, मंगलवार है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, महात्मा गांधी है, अंबेडकर है, श्रद्धा है, ऋषि है, अहंकार है, अभिनेत्री है। ये शब्द है एकार्थी। अनेकार्थी का मतलब होता है जिन शब्दों, एक शब्द के कई अर्थ। सबसे महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में आया, अनेकार्थी शब्दों में परीक्षा में आते हैं, पर्यायवाची शब्दों में परीक्षा में आते हैं, विलोमार्थी शब्दों में परीक्षा में आते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो खरा का विलोम पूछा। अब की बार जो हरियाणा कलर का प्रश्न पत्र हुआ था उसमें खरा का विलोम पूछा था। पेड़ के कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ये प्रश्न भी आया था, कुछ मुझे याद है वो मैं आपको बता देता हूं। ये तीनों आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, अनेकार्थी और अनेकार्थी का ही एक भेद है जिसे हम कहते हैं समरूपी। समरूपी किसका भेद है? अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची को क्या कहते हैं? समानार्थी। विलोमार्थी को क्या कहते हैं? विपरीतार्थी। इनमें आपकी परीक्षा में प्रश्न है। जिन शब्दों के एक अर्थ हो, एक अर्थी। एक शब्द के कई अर्थ, उसे क्या कहते हैं हम? अनेकार्थी। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे भाई अली जो शब्द है इसका कौन सा अर्थ नहीं, तो आपको पता होना चाहिए अली मानी भ्रमर भी होता है, अली मानी सखी भी होती है, और अली मानी कोयल भी होती है। अली मानी भंवरा, अली मानी सखी, अली मानी कोयल। जैसे कर शब्द है, कर मानी किरण, कर का अर्थ किरण भी होता है, कर का अर्थ हाथ भी होता है। कर मानी हाथी की सूंड, हाथी की सूंड, और कर मानी टैक्स। अब कर के कितने अर्थ हो? पिछली बार, मुझे नहीं लगा पिछली से पिछली बार या उससे पिछली बार, हरियाणा पुलिस का एक पेपर था, उसमें आया था कनक का कौन सा अर्थ नहीं है। तो कनक, कनक मानी सोना, सोना भी होता है। कनक मानी गेहूं भी होता है, और कनक मानी धतूरा भी होता है। कनक के कितने अर्थ हैं? सोना, गेहूं, धतूरा। अली मानी भरमार, सखी, कोयल। कर मानी किरण, हाथ, हाथी की सूंड, टैक्स। जैसे अनंत शब्द है, अनंत, अनंत मानी, अनंत का अर्थ होता है असीम। अनंत मानी शेष नाग भी होता है। अनंत ईश्वर को भी कहते हैं और अनंत आकाश को भी कहते हैं। यहां अनंत के देखो कितने अर्थ हैं? अनंत मानी असीम, अनंत शेषनाग, अनंत ईश्वर, अनंत आकाश। इनको हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। और ये मैंने तो आपको उदाहरण दी, हमें याद करने हैं, हमें पढ़ने। घर में हम हैं, घर है, सुरक्षित है, एक बात। दूसरी बात, घर में रहकर हम स्वाध्याय कर सकते हैं, और जब आप किताब लेकर बैठेंगे, मैं मान के चलता हूं आपको नई नई चीजें मिलेंगी, नई नई चीजें मिलेंगी, आपकी तैयारी अच्छी होगी। इसी लॉकडाउन में घर में रहकर आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो अनेक पर्यायवाची शब्द एक और उसी शब्द के अर्थ को प्रकट करने के लिए अनेक शब्द, जैसे आकाश। आकाश के अर्थ को प्रकट करने, गगन मानी भी आकाश, नभ मानी आकाश, खे मानी भी आकाश। गगन, नभ, अंबर, खे, व्योम, वो क्या होते हैं? पर्यायवाची। विलोमार्थी एक दूसरे के विलोम, जैसे खरा का खोटा, सूक्ष्म स्थूल, त्याज्य ग्राह्य, संश्लेषण विश्लेषण, उत्थान पतन, उन्नति अवनति, आविष्कार नहीं, बहिष्कार अंगीकार। इस तरह से ये शब्द होते हैं विलोमार्थी। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद? 4। या सार्थक शब्दों के कितने भेद? 4।
एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, पर्यायवाची को हम समानार्थी कहते हैं और विलोमार्थी। और समरूपी शब्द है वो अनेकार्थी शब्दों का ही एक भेद है। समरूपी का मतलब, समरूपी जो शब्द होते हैं इनका स्रोत अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग भाषा से, यानी कि किसी भाषा, जैसे बस शब्द है, बस ये अंग्रेजी भाषा का भी शब्द है और अंग्रेजी भाषा का शब्द है तो इसका अर्थ है वाहन। क्या अर्थ है? जो बस अंग्रेजी का है इसका अर्थ क्या है? वाहन। और बस जो संस्कृत भाषा का शब्द है इसका अर्थ होता है वंश। क्या अर्थ होता है? वंश। और बस जो फारसी भाषा का शब्द है इसका अर्थ होता है पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। अब देखो ये एक जैसा शब्द है, बस इनकी रूप रचना में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंग्रेजी का है तो ये शब्द अंग्रेजी का है तो इसका अर्थ है वाहन, ये शब्द संस्कृत का है तो इसका अर्थ है वंश, ये शब्द फारसी भाषा का शब्द है तो पर्याप्त। जैसे काम है, काम शब्द को काज भी कहते हैं, कार्य, और काम कामदेव को भी कहते हैं। काम किसको कहते हैं? कामदेव को। तो इनको हम कहते हैं समरूपी शब्द, और ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ चुके हैं। कुल और कुल, कुल मानी योग या वंश, और कुल मानी किनार। इस तरह के शब्द आपको याद करना। दूसरी बात, अगली बात कि तीन तरीके से, जैसे देखिए आपसे पूछे रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद, रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद। एक ये प्रश्न पूछ सकता है रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद। दूसरा अगर आपसे पूछ ले व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से, विवेचन की दृष्टि से शब्दों के भेद, दूसरा तरीका। तीसरा अगर आपसे पूछ ले व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के भेद, प्रकार्य के आधार पर शब्दों के भेद। देखिए तीन तरीके से प्रश्न, रूपांतरण के आधार पर भी, इसका उत्तर भी वही है। अगर पूछ रहे व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से शब्दों के भेद, तो भी वही बात। व्याकरणिक प्रकार्य के, ये व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के भेद, एस्टेट में ये प्रश्न पूछा है। तो इन तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। क्या है? एक विकारी और दूसरा है अविकारी, और अविकारी शब्दों को ही हम कहते हैं अव्यय। क्या कहते हैं? अव्यय। तीन प्रश्न अलग अलग, तीनों के उत्तर एक, विकारी और अविकारी। अविकारी का मतलब होता है अव्यय। फिर मैं आपको एक बात याद, हरियाणा कलर का प्रश्न पत्र हुआ था अभी, उसमें से दो प्रश्न आए थे कि जिन शब्दों में लिंग वचन के कारण परिवर्तन नहीं आए उन्हें क्या है? ऑप्शन में आप था, उत्तर यही था कि जिन शब्दों में लिंग वचन के कारण परिवर्तन नहीं आए उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी, अव्यय। एक प्रश्न ये आया था कि इनमें से कल, कल क्या है? ऑप्शन में काल भी दे रखा था, काल, और ऑप्शन में अव्यय भी दे रखा था। तो कल क्या है? अव्यय। ये प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इन तीनों का उत्तर है विकार। रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद, विकारी और अविकारी। व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से शब्दों के भेद, विकारी या अविकारी। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के भेद, विकारी, अविकारी। और अविकारी को ही हम क्या कहते हैं? अव्यय। अब इसका थोड़ा सा विस्तार से समझ लीजिए कि
ये है विकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है परिवर्तन। इन शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है। किसके कारण? लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण, पुरुष के कारण, काल के कारण। जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आए या जिन शब्दों की रूपावली चले उन्हें क्या कहते हैं? विकारी। विकारी शब्द कितने होते हैं? एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, 4 प्रकार के शब्द होते हैं। इन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। इनके कारण परिवर्तन आता है। लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण, पुरुष के कारण, काल के कारण। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपसे पूछे विकारी शब्द कितने होते हैं तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया 4 प्रकार के शब्द। अगर आपसे पूछ ले विकारी तत्व कितने होते हैं तो ये तो विकारी तत्व है और ये विकारी शब्द है, दोनों में अंतर है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे विकारी तत्व कितने और ऑप्शन में 4 भी दे दे और ऑप्शन में 5 भी दे दे तो आपके दिमाग में आएगा विकारी ये 4 शब्द होते ना। ये विकारी तत्व है और ये विकारी हैं शब्द। इन शब्दों में लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण, पुरुष के कारण, काल के कारण परिवर्तन। जरूरी नहीं है कि 5 के कारण इनमें परिवर्तन आए तो हम इनको विकारी कहेंगे। किसी एक के कारण, किसी 2 के कारण इनमें परिवर्तन आता है, किसी में 3 के कारण परिवर्तन आता है। जैसे लड़का शब्द है, लड़का ये संज्ञा, लड़का क्या है? संज्ञा। लिंग स्त्रीलिंग, इसका क्या होगा? लड़की। लड़का का बहुवचन लड़के, लड़की का बहुवचन लड़कियां। लड़के ने लड़के को लड़के से कार के कारण परिवर्तन आ गया तो संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आता है। सर्वनाम में वचन, कारक और पुरुष के कारण परिवर्तन आता है। विशेषण में लिंग के कारण और वचन के कारण परिवर्तन आता है और क्रिया में लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन। हर शब्द में अलग अलग तरीके से परिवर्तन आता है तो इनको हम कहते हैं विकारी। दूसरी बात, अविकारी और अविकारी को ही हम कहते हैं अव्यय। इनमें बातें और भी बहुत छुपी हुई, इन शब्दों में ही छुपी हुई। जैसे मान को उदाहरण, ये एक शब्द है, कोई आपसे पूछे क्या इस शब्द में उपसर्ग है? कितने उपसर्ग? अविकारी में कितने उपसर्ग? तो अविकारी का आप लीजिए ए प्लस में बी प्लस में कार और प्लस में ई। इसका मतलब ये है इसमें 2 उपसर्ग है। ये कार मूल शब्द है, ई इसमें है क्या? प्रत्यय। अव्यय का भी हम खंड कर देंगे, ए वी प्लस में आई। ए बी और वी भी इसमें उपसर्ग है और आई क्या है? इसमें प्रत्यय। यानी कि इस तरह की चीजें बहुत आती है कि एक बार परीक्षा में प्रश्न आता है अत्याचार में कितने उपसर्ग है? तो अत्याचार में अति प्लस में आ प्लस में 4, यानी कि इसमें उपसर्ग कितने हैं? 2 और 4 शब्द क्या है? मूल शब्द। और कोई पूछ ले अत्याचारी तो अत्याचारी में अति प्लस में आ प्लस में 4 और फिर ई क्या हो गया? इसमें प्रत्यय हो। तो इस तरह की जो शब्द होते हैं उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। ये जो नहीं हमने विकारी और अविकारी की परिभाषा याद कर ली, आगे चल थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? तो अविकारी, अव्यय, इन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल के कारण परिवर्तन नहीं आता, इनकी रूपावली नहीं चलती। और ये होते कितने हैं?
नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक, और एक और है 5 निपात। ये 5 है, ये है अविकारी अव्यय, इनकी रूपावली नहीं चलती, इनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल के कारण परिवर्तन नहीं आता। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात भी जरूरी है। खासकर एस्टेट, सीटेट, आरटेट के लिए इनका विश्लेषण जरूरी है, इनको पढ़ना जरूरी है। ये मैं आपको फिर आने वाले समय में मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। आज मैंने आपको बताया है कि अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद और रूपांतरण के आधार पर या व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से या व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के, इन चीजों को आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि परीक्षा में इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे अगली कड़ी में जो लिंग है, वचन है, कारक है, पुरुष है और काल है, इनके बारे में, क्योंकि पिछली बार वचन में से भी प्रश्न आए थे, कारक में से भी प्रश्न आए थे, हरियाणा क्लर्क में, हरियाणा पुलिस में भी आए थे, तो आएंगे जब भी परीक्षा होगी। परीक्षा होनी है, अवश्य होनी है। आज से ही हम तैयारी करने लग जाएं, धीरे धीरे पढ़ने लग जाएं, तो हमारी जो मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है, वो सुगम हो जाएगा, वहां तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तो आप मेहनत करिए और अगली हिंदी की क्लास की इंतजार।